नमस्कार। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इंडिया में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। ओके, मान लेते हैं इंडिया में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। और इसका रीज़न बताते हैं कि इसका रीज़न है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा रीज़न है भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के लिए। तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स हमसे किस लिए लेती है? इतना जो हम टैक्स पे करते हैं, लगभग 64 तरह के हम टैक्स पे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो जितना ये टैक्स लेती है, इसका यूज़ कहाँ करती है ये? ठीक है, मानते हैं फ्लाईओवर्स बनाती है, रोड्स बनाती है, कुछ ऐसे मिनिस्टर आए जिन्होंने अपने नाम पर पार्क्स बनवाए, किसी ने स्टैचू बनवाई। लेकिन आपके पास गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपके पास दिखावा करने के लिए पैसा है, आपके पास तरह तरह के पार्क्स बनवाने के लिए पैसा है, आपके पास स्टैचू बनवाने के लिए पैसा है। और जब बारी आती है बेरोजगारी और भुखमरी को दूर करने की, तो आप कहते हैं कि इंडियन ट्रेजर खाली है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बेरोजगारी या भुखमरी दूर कर सकें। बेरोजगारी तो आप तब दूर करोगे, आप पहले भुखमरी ही दूर कर दो। अगर 2 वक्त का खाना आप अवेलेबल करवा देते हो, 90 करोड़ जो पॉपुलेशन है गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तो शायद इससे पुण्य वाली बात और कोई नहीं होगी। जहाँ 90 करोड़ पीपल्स गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनकी पर डे आय 50 रुपीज़ से कम है, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और एक तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50 रुपीज़ में वो क्या खाते होंगे, क्या नहाते होंगे, क्या धोते होंगे। 50 रुपये में क्या होता है? घर तो उनके पास होते ही नहीं हैं, बेचारे फुटपाथों पर अपनी रात दिन बिताते हैं, सर्दियों में रैन बसेरों में अपनी रात स्पेंड करते हैं। क्या सोचा है कभी आपने कि इसे ही न्यू इंडिया कहा जाता है? इसे ही शायद इंडियन गवर्नमेंट की नज़रों में न्यू इंडिया कहा जाता है। आज अपने फ्लाईओवर्स बनवा दिए, रोड्स बनवा दिए और जगह जगह शहरों का निर्माण करवा दिया और स्टैचूज़ बनवा दिए, पार्क्स बनवा दिए आलीशान जगह जगह। तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने तो जो करना था कर दिया, अब भुखमरी का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका रीज़न तो सिर्फ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन घटाओ, भुखमरी चली जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक छलावा हो गया। ये तो सिर्फ एक छलावा है कि आप हमसे छल कर रहे हो, आप हमें अंधेरे में रख रहे हो, जबकि सच्चाई हमें भी पता है सच्चाई क्या है, लेकिन हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते। हाँ, सिर्फ बोल सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात का फ़ायदा आप बखूबी उठाते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसने पार्क बनवाया था अपने नाम पर, तरह तरह की उसमें स्टैचूज़ लगवाई और काफ़ी संसद में इस बारे में बहस भी हुई थी कि इतना खर्चा आपने किया इस पार्क को बनवाने में, आप इसका यूज़ कहीं और भी कर सकती थी। पर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उन्होंने पार्क बनवा कर ही दम लिया अपने नाम पर। और
अब इस स्टैचू तो हाल ही की घटना है, हाल ही का इंसिडेंट है। गुजरात में स्टैचू बनवाया गया। जब उनसे पूछा गया कि अगर आप स्टैचू बनवा सकते हैं, आपके पास इतना ट्रेजर है, इंडियन ट्रेजर में इतना पैसा है, तो आपको वो पैसा बेरोजगारी, भुखमरी जो इंडिया में फैली हुई है, उस पैसे से आपको उसे दूर करना था। स्टैचू बनाने से पहले आपको ये देखना था कि इंडिया में बेरोजगारी, भुखमरी फैली हुई है, पहले उसे दूर करना था। तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था कि जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाई, उनका ये जवाब था कि एक्चुअली मैंने ये देश हित में ही किया है, क्योंकि स्टैचू बनेगी, उसको देखने लोग आएंगे, दर्शक आएंगे, तो वो हम एक बड़ा चार्ज उनसे लेंगे। तो इस जो सारा जो पैसा है, जो स्टैचू देखने आने वाले लोगों से लिया जाएगा, वो सारा इंडियन ट्रेजर में ही जाएगा, मेरी जेब में तो जाने वाला है नहीं। तो मैंने ये देश हित को नज़र रखते हुए ही ये स्टैचू का निर्माण करवाया है। ट्यूली सरकाज़्म। अब चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती, और उनकी लहर है इंडिया के अंदर। ठीक है भाई, आपने देश हित में ये काम किया है, पर देश हित में एक और काम कर दीजिए, आप भुखमरी दूर कर दीजिए, आप बेरोजगारी दूर कर दीजिए। तो ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। उन्हें ब्रिटेन बुलाया गया था ऑनर ऑफ डॉक्टर देने के लिए। तब उन्होंने वहाँ एक स्पीच दी, ज़बरदस्त स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ इंडिया नहीं आए हुए होते, तो आज हमारी जो सिचुएशन है, आज जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, मशीनरीज़ हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के पास, जॉब्स हैं, कंपनीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ आई हैं, ये इन्हीं की बदौलत आई हैं। यानी कि अंग्रेज़ ही वो सब चीज़ें लेकर आए थे, अंग्रेज़ ही इंडस्ट्री लेकर आए थे, अंग्रेज़ ही फैसिलिटीज़ जो आज हमारे पास हैं ये सब लेकर आए थे, और अंग्रेज़ ही यहाँ शिक्षा लेकर आए हैं, जबकि यहाँ तो पहले शिक्षा होती ही नहीं थी, यहाँ तो स्कूल्स थे ही नहीं। यहाँ के लोग तो हमेशा से गँवार और अशिक्षित रहे हैं। तो मैं उन्हें ये साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, आयुर्वेदाचार्य, सुश्रुत, जो इन्वेंटर ऑफ सर्जरी, वो सब भारत में ही पैदा हुए थे, इसी भारत भूमि पर पैदा हुए थे, यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो आप किस एंगल से कह सकते हो कि पहले यहाँ शिक्षा नहीं थी? अंग्रेज़ों के आने से पहले अशिक्षित थे लोग, और उन्हें भारी बातों का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसा उन्होंने कहा अपनी स्पीच में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच में इन ब्रिटेन, जब उन्हें ऑनर ऑफ डॉक्टरेट वहाँ दिया गया था। मतलब उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के अंग्रेज़ों को दिखाया कि नेक्स्ट डे इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस बात को हेडलाइंस में छापा गया कि देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के, वो इंडिया जिसको हमने कभी 250 साल तक गुलाम बनाए रखा, उस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारे ही कंट्री में आकर अपने कंट्री की उपेक्षा कर रहा है और हमारी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। हमने उन्हें गुलाम किया, अपना स्लेव बनाया, लेकिन फिर भी वो आज हमारी तारीफ़ कर रहा है, हमारी बदौलत ही वहाँ सब कुछ हुआ है, ऐसा उसका कहना है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? मतलब आप अपने ही घर की बुराई पड़ोसी के घर जाके कर रहे हो, ये तो वही बात होगी ना। तो इससे मूर्ख इंसान तो कोई होगा ही नहीं। अब ऐसे ही एक सज्जन हुए हैं पी चिदम्बरम, जो कि कभी फिनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के।
तो उन्होंने एमपी में, मध्य प्रदेश में एक स्पीच दी, एक सभा में स्पीच दी कि इंडिया तो सालों से, सदियों से, हज़ारों सालों से गरीब रहा है, हज़ारों सालों से यहाँ भुखमरी रही है, हज़ारों सालों से लोग अशिक्षित रहे हैं। तो मैं उन्हें फिर वही डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ जैसा कि मैंने अभी मनमोहन सिंह जी के मामले में किया, कि ना तो यहाँ कभी भुखमरी थी, ना यहाँ कहीं बेरोजगारी थी, ना यहाँ कभी अशिक्षा थी। अशिक्षा के मामले में, हम शिक्षा के मामले में अगर मैं कहूँ तो सबसे संपन्न और सबसे पहली सभ्यता भारतवर्ष ही थी। सबसे पहली सभ्यता थी भारतवर्ष की सभ्यता, जहाँ जो सभ्य थी, जहाँ सबसे पहले सभ्यता आई, जहाँ सबसे पहले शिक्षा आई। अगर हम यूरोप की बात करें, हम ब्रिटेन की बात करें, या हम किसी और कंट्री की बात करें ऑल वर्ल्ड, तो शायद आपने अभी मैं मनमोहन सिंह जी और पी चिदम्बरम जी से कहना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने अभी हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और हिस्ट्री ऑफ ऑल वर्ल्ड नहीं शायद पढ़ी है, तभी वो इतने ज़ोर शोर से ब्रिटेन की तारीफ़ें के पुल बांध रहे हैं और ज़ोर शोर से इंडिया को हज़ारों सालों से गरीबों का देश कह रहे हैं। मैं बता दूं कि यूरोप, जब यहाँ सभ्यता का विकास हो चुका था, लोग सभ्य थे, यहाँ राजा राज्य करते थे, रूलर्स थे, यहाँ के रूलर्स सोने चांदियों से जड़े रहते थे, आम लोग सोने चांदियों के ऑर्नामेंट यूज़ करते थे, लोग सोने चांदियों के बर्तनों में खाया करते थे। तब यूरोप भूखे नंगा, एक जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो भूखे नंगे थे, ब्रिटेन भी भूखा नंगा था। ऑल वर्ल्ड की बात करूं तो वहाँ भी वही हालात थे। जहाँ तक यूरोप का भी चल पड़ा है ये क्वेश्चन, तो यूरोप में कहते हैं कि यूरोप में सिर्फ ठंडी ठंड होती थी, सर्दियाँ ही सर्दियाँ होती थी। ऐसे में जो वहाँ के लोग थे वो आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे, उनका लाइफस्टाइल आदिवासियों की तरह होता था, ट्राइबल्स में वो लोग रहते थे। ये शिक्षा और ये जॉब, ये नौकरियां, ये सब तो आप छोड़ ही दो, शासन करना, रूल करना, ये सब आप छोड़ दो। वो एक सामान्य जीवन भी अच्छे से नहीं व्यतीत कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतने संसाधन ही नहीं थे। एक्चुअली उनका सारा टाइम सिर्फ जानवरों को मारने और खाने में ही व्यतीत होता था और अपने आप को सर्दी से सुरक्षित रखने में ही व्यतीत होता था, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती थी, वहाँ खेती नहीं हो सकती थी, वहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था। एजुकेशन सिस्टम वही होगा जहाँ लोगों में लोग नॉलेजेबल होंगे। तो वहाँ के लोगों के तो विचार शून्य थे, उनका सारा दिन सिर्फ जानवरों को मारने और खाने में स्पेंड होता था। ऐसे हालात थे यूरोप के, लोग भूखे नंगे होते थे वहाँ। और वीमेंस की हालत तो सिर्फ एक सेक्स स्लेव की थी, क्योंकि वो जानवरों को मारने में उनको हेल्प नहीं कर सकती थी। वीमेंस की हालत एकदम गौण थी, वहाँ निम्न दर्जे का उन्हें माना जाता था। वीमेंस को लो कैटेगरी में वो लोग रखते थे। ऐसे हालात थे यूरोप में। अगर आप यूरोप का इतिहास, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, और वही हालात ब्रिटेन के थे, वही हालात ऑल ओवर वर्ल्ड के थे, सिर्फ इंडियन सभ्यता को छोड़कर, भारतीय सभ्यता को छोड़कर। फिर आप ये कह रहे हो कि इंडिया तो हज़ारों सालों से भूखमरी रही है, गुलाम रहा है, हज़ारों सालों से बेरोजगारी रही है। तो ये कहते हुए शायद आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई होगी अपनी सभ्यता पर उंगली उठाते हुए। ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया में हज़ारों सालों से भूखमरी थी, आपकी बात 1% मान लेते हैं हम लोग। तो जो चंगेज़ खान यहाँ आया था, खिलजी डायनेस्टी यहाँ आई थी, स्लेव डायनेस्टी यहाँ आई थी, मुगल एम्पायर यहाँ आया था,
मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी यहाँ आए थे। वो क्या झक मारने आए थे? उनका उद्देश्य यहाँ लूटपाट करना था। लूटपाट अगर बेरोजगारी थी यहाँ, यहाँ भूखमरी थी, तो लूटपाट वो किस चीज़ की करने आए थे? मतलब क्या लूटना था फिर उन्हें? जाहिर सी बात है वो यहाँ की दौलत लूटने आए थे। या दौलत होगी तभी तो लूटने आए थे, वरना गरीबों के पास तो कोई पटकना तक पसंद नहीं करता। ये तो आप मानते हो ना कि गरीबों के पास तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता। लोग उसी के पास आना जाना पसंद करते हैं जिसके पास धन देखते हैं, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसलिए वो यहाँ आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। मुगल एम्पायर ने तो यहाँ सत्ता ही जमा ली थी, अपना ही देश इसको बना लिया था। यहाँ तक कि राजपूतानाज में रिलेशंस भी बना लिए थे, शादियाँ कर ली थी। अब अकबर इतना तो बेवकूफ़ नहीं होगा कि किसी भिखमंगे की लड़की से शादी कर लेता। ठीक है, ऐसे में आप फिर भी कहते हो कि इंडिया तो भुखमरों का देश था। इंडिया में तो पहले से ही बेरोजगारी का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ के लोग कभी नौकरियाँ नहीं किया करते थे। ये जो जॉब जो एक चीज़ बनी थी, ये यूरोप से आई थी, ये ब्रिटेन से आई थी। ये नौकरियाँ करना हमारे इंडियंस का काम नहीं था। हमारे इंडियंस या तो साधु संत हुआ करते थे या फिर व्यापारी हुआ करते थे। साधु संतों का काम लोगों में चेतना जगाना होता था, लोगों में ज्ञान बांटना होता था, और व्यापारियों का काम दूसरे देशों में जाके अपना माल सप्लाई करना होता था और वहाँ से करेंसी कमाना होता था, मतलब सोना चांदी कमाना होता था। ऐसे भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन गया। तो अब ऐसे में जब यूरोप वालों की नज़रें इंडिया पर पड़ी तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि बस अब तो मतलब इंडिया को लूटना ही लूटना है, क्योंकि इतना धन तो हमने कभी किसी के पास देखा ही नहीं। हमने तो आज तक देखा नहीं कि मतलब इतनी मात्रा में भी धन हो सकता है। यहाँ के रजवाड़े थे ना, बेस्ट उनकी लाइफस्टाइल होती थी। ऐसी लाइफस्टाइल उन्होंने सपनों में भी नहीं कभी देखी थी। तो इसलिए वो यहाँ लूटपाट करने के लिए आए। अब ब्रिटिशर्स का जो यहाँ आना हुआ था वो कब से आना शुरू हुआ था, वो भी मैं आज आपको बता दूँ, वो भी मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूँगी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स का आना हुआ था 1618 में। जो सबसे पहला ब्रिटिशर इंडिया में आया था 1618 में आया था, थॉमस रो। उसने जहांगीर के दरबार में एक रिक्वेस्ट भेजी कि वो उनसे मिलना चाहता है। इससे पहले 1599 में ब्रिटेन में एक सभा हुई, जिस सभा के द्वारा यह निश्चय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बनानी है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, ईस्ट ब्रिटेन कंपनी क्यों नहीं, ये ईस्ट यूरोप कंपनी क्यों नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो 1618 में थॉमस रो करके एक ब्रिटिशर जहांगीर के दरबार में अपनी रिक्वेस्ट देता है कि वो उनसे मिलना चाहता है। अब ये कहते हैं कि जहांगीर सबसे सीधे और सरल अभी तक के रूलर हुए थे इंडिया के अंदर। उन्होंने झट से उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है आने दो। थॉमस रो दरबार में आया, तो जब उससे पूछा गया कि भाई क्यों मिलना चाहते हो, क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है आपका, तब उससे थॉमस रो ने कहा कि वो यहाँ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। तो जहांगीर ने पूछा कि भाई आप क्या व्यापार करना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो और क्या ख़रीदना चाहते हो? तो थॉमस रो ने कहा कि उनके पास ना तो खरीदने के लिए कुछ है और ना बेचने के लिए कुछ है, मतलब कुछ नहीं था, लेकिन व्यापार करना था। कि फिर आप कैसे व्यापार करोगे? तो उसने कहा कि हम उधारी पर माल उठाएंगे और फिर उसको बेचेंगे और उससे जो हमें
मुनाफा होगा वो रख लेंगे और बाकी का पैसा आपके जो इंडियन बिजनेसमैन है इनको वापस लौटा देंगे। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, ओके कर लो व्यापार। जहांगीर ने उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब एक्चुअली हमारे रूलर के लिए, जहांगीर के लिए और इंडियंस के लिए व्यापार के मायने सिर्फ व्यापार था। व्यापार का मतलब वस्तु खरीदना बेचना। लेकिन थॉमस रो और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नज़रों में व्यापार एक दूसरे तरीके का भी व्यापार था, जिसे हम कहते हैं लूटपाट करना। अब जब उसे ये एक लेटर थमा दिया गया कि आप इंडिया में रोज़गार में व्यापार कर सकते हो, तो सबसे पहला डेरा जो इन्होंने डाला ब्रिटिश ने, वो सूरत में डाला। इन्होंने सूरत के एक राजघराने में, राजस्थान के सूरत के राजघराने में लूटपाट की और वहाँ से जितना धन इन्हें हासिल हुआ शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिर उन्होंने और जगह लूटपाट की। जो खबरें हमारे रूलर तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक्चुअली इनके लूटने का तरीका अलग था। ये घर में घुस कर लूटपाट नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर घर में घुस कर लूटपाट करेंगे तो इनकी बदनामी हो जाएगी, इन्हें चोर साबित किया जाएगा, डकैत साबित किया जाएगा। तो इन्होंने क्या चाल चली, ये एक स्लिप बनाते थे और उसे जिस घर पर इनकी नज़रें होती थी, जिस राजघराने पर इनकी नज़रें होती थी, उस राजघराने के घर में ये उस चिट्ठी को डाल दिया करते थे। और उस पर क्या लिखा होता था, या तो हमें इतनी रकम दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब चूंकि हमारे इंडियंस सीधे सरल होते थे, तो वो कहते थे कि मरने से तो अच्छा है, चलो इन्हें जितना ये रकम मांग रहे हैं अपना दे दो, तो वो दे दिया करते थे। तो ऐसे ऐसे इनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि उस धन का आधा भाग ये ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया करते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्वीन थी उसके बीच एक ट्रीटी हुई थी कि जितना भी धन आप कमाओगे, वहाँ से लूट मार करोगे, उसका आधा हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा। कि ठीक है, दे देंगे, ओके। तो आधा हिस्सा ये ब्रिटेन की क्वीन को वहाँ भिजवा देते थे। अब धीरे धीरे इन्होंने और ब्रिटिशर्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ इन्होंने अपनी एक कंपनी के साथ साथ अपनी एक सेना भी बना ली चुपके चुपके। और जब इन्होंने सेना यहाँ बना ली तो अब इनकी एक बड़ी सी सेना हो गई, इनकी कंपनी भी हो गई। तो इन्होंने इंडियन रियासतों के रूलर्स को, जो रजवाड़े होते थे, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया डायरेक्ट वे में। उनसे ट्रीटी की जाने लगी कि या तो आप हमसे युद्ध लड़ो या फिर हमारे साथ एक ट्रीटी कर लो कि हमें इतना धन चाहिए, या आपकी रियासत पर इनडायरेक्टली हमारा शासन होगा और जब आप मर जाओगे तो आपकी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिला ली जाएगी, और अगर आपके पास संतान नहीं है तब भी आपकी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिला ली जाएगी, ऐड कर ली जाएगी। तो बेचारे जो रजवाड़े थे वो इतने सीधे सरल होते थे कि वो लड़ना ज़रूरी नहीं समझते थे। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न और था कि जो रजवाड़े थे उनमें आपस में कोऑपरेशन नहीं थी, उनमें आपस में लड़ाई हो रही होती थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक का पक्ष लेकर दूसरे पक्ष को डराते धमकाते थे। मान लो दो पक्षों में लड़ाई है तो वो उनका उसमें से एक पक्ष का साथ देते थे और दूसरे पक्ष को डराते धमकाते थे, उस पर आक्रमण करते थे। तो उन्होंने हर किसी रजवाड़े के साथ ऐसे ही डील की। इसमें उन्हें काफ़ी मोटी कमाई होती थी, और जब रूलर मर जाता था या फिर उसको कोई संतान नहीं होती थी तो वो जो रजवाड़ा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऐड हो जाता था। तो ऐसे भी कुछ लोग हुए जिन्होंने ट्रीटी करने से साफ मना कर दिया, जैसे शिवाजी राव सिंधिया हुए थे। उन्होंने आसानी से सबसे पहले ट्रीटी उन्होंने ही की थी, बड़ी आसानी से ट्रीटी कर ली थी।
लेकिन रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने मरते दम तक ट्रीटी नहीं की। ऐसे ही हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने आसानी से ट्रीटी कर ली, जबकि जयपुर के जो महाराज थे वो ट्रीटी नहीं की उन्होंने। उदयपुर के जो महाराज थे उन्होंने आसानी से ट्रीटी कर ली। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने आसानी से ट्रीटी कर ली, और कुछ ऐसे थे जो लड़ने लड़ाने में यकीन रखते थे और ट्रीटी करने में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला था। वो मरते दम तक अपना राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में जाने नहीं दे सकते थे। तो ऐसे में उनसे युद्ध होता था, और युद्ध में जो जीतता था, ये कहा जाता है कि कभी भी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी हमारे रजवाड़ों से युद्ध में नहीं जीत पाई थी। अगर वो जीती थी तो अपने छल और कपट से, यानी कि एक का पक्ष लिया, एक के साथ मारकाट की, तब जीत पाते थे। लेकिन युद्ध में अकेले वो कभी नहीं जीत पाए। तो ये नीति थी इंडिया में आने की, यहाँ धन कमाने की, लूटपाट करने की। और आज हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेन, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं तो मुंह से एकदम से यही निकलता है कि वाओ, प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेन। लेकिन वो प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेन किसकी बदौलत बने, ये शायद आपको नहीं मालूम। ऑब्वियसली इंडिया का धन वहाँ जाता था, तो ये सारी जो आज वो फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, वो सारी हमारी बदौलत है। आज जो ब्रिटेन है वो सिर्फ हमारी बदौलत है, इंडिया की बदौलत है। आज जो यूरोप है इंडिया की बदौलत है। आप हिस्ट्री पढ़िए, अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो आप हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको ये सीन समझ में आएगा। इतनी आसानी से सीन समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि इंडिया में कितने परसेंट बेरोज़गार हैं। इतना तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने परसेंट बेरोज़गार हैं, लेकिन इतना पता है कि 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसी नौकरी है जो कभी नहीं जाने वाली, यानी कि सरकारी नौकरी। जबकि सरकारी नौकरी की आवश्यकता है 70 करोड़ पीपल्स को। ये कभी नहीं कोई सोचता, यानी कि हमें 70 करोड़ और सरकारी नौकरियाँ चाहिए। फिर बात आती है कि पहले तो हम लोग फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उसमें इतना हम संपन्न थे। तो खेती बाड़ी के द्वारा अभी क्यों संपन्न नहीं है? तो अभी इसलिए संपन्न नहीं है क्योंकि जब हरित क्रांति हुई थी तो उसके थ्रू जो पेस्टिसाइड यूज़ किए गए थे खेती के अंदर, तो उसका इतना साइड इफ़ेक्ट खेती पर हुआ कि अगर खेती में अगर यूरिया नहीं डाला जाता तो खेती होती ही नहीं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो चुकी है, और उसके लिए अब अगर हमें फसल को उगाना है तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना होगा, जो कि किसानों के पास नहीं है, क्योंकि यूरिया भी अब महंगा हो गया है। तो अगर वो बाय यूरिया अगर अपनी खेती को बढ़ाते हैं तो उनके पास यूरिया अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आधे जो किसान हैं वो अपनी खेती छोड़कर शहरों में पलायन कर चुके हैं और यहाँ झोपड़पट्टियाँ डाल कर रह रहे हैं। और कहा जाता है कि सिर्फ 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल गांव में जी रहे हैं। क्योंकि एक किसान के लिए 10 एकड़ ज़मीन होना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, जो कि सिर्फ 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो जो बाकी के किसान हैं वो अपनी जो 2-2, 4-4 एकड़ जिनके पास है वो अपनी ज़मीनें बेचकर या अपनी ज़मीनें ठेके पर
डालकर या ऐसे ही छोड़कर गांव से पलायन कर कर दिल्ली या मुंबई जैसी जगह में झोपड़पट्टी डालकर अपना जीवन जी रहे हैं। तब चाहे उन्हें यहाँ खाना मिले या ना मिले, तब यहाँ आकर उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। अगर वो अच्छे एजुकेटेड हो जाते हैं तो उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है। अब तो हालात ये हैं कि अच्छे एजुकेटेड को भी जॉब नहीं मिल रही है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जिस एंगल से हम देखें तो हालत खस्ता ही नज़र आती है। वो चाहे भूख की तरफ से हो, रोज़गार की तरफ से हो, या किसी भी एंगल से हम देखें हालत खस्ता ही है इंडिया में। किसानों को देखें तो उनकी हालत खस्ता है, एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वो भी खस्ता है। इतनी मोटी मोटी फीसें स्कूलों में जा रही हैं, तो आधे लोग तो बैक ही ले लेते हैं शिक्षा से। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए, धन्यवाद।